हेलो ईश्वर, हाउ यू? नमस्ते सर। अच्छा। हेलो आशीष, कैसे हैं आप? हेलो सर, बढ़िया। हेलो रोहित, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, सुन रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्क्रीन विजिबल है रोहित आपको? हाँ, दिख रही है। ईश्वर, यू कैन सी द स्क्रीन? हाँ जी सर। आशीष? हाँ सर। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये टॉपिक्स जो है आपस में इंटर रिलेटेड कम होंगे, लेकिन सबको एक हेडिंग में हमने समाया हुआ है, दैट इज़ रीसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेली के तौर पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें डेवलप होती रहती हैं। तो जैसे जैसे डेवलप होती गई वैसे वैसे जो है नामकरण उनका किया जाता रहा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से उसको डिफाइन किया। तो आज हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हॉलिस्टिक मार्केटिंग। तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक तो इसके मीनिंग से रिलेटेड आ सकते हैं और दूसरे इसके कंपोनेंट से रिलेटेड आ सकते हैं, और इनके कंपोनेंट के भी मीनिंग हम समझेंगे। ओके। तो हॉलिस्टिक जैसे कि वर्ड होता है होल, होल का मतलब, ठीक है, पूरा होलिज्म की बात यहाँ पे हुई है। ठीक। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाना मार्केटिंग के तौर पे जो कि पूरे बिजनेस को एक कंप्लीट पैकेज समझे, कंप्लीट हाउस समझे, जिसके अंदर सारे मार्केटिंग चैनल्स एक सिस्टम के रूप में काम करें। ओके। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में हम देखें तो देर आर वेरियस डिपार्टमेंट। जैसे कि एक तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपका होगा ही होगा, उसके अलावा आपका एक परचेज डिपार्टमेंट भी होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा, एचआर डिपार्टमेंट भी होगा। देर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो ये कह रहे हैं कि अब सारे डिपार्टमेंट अलग अलग काम करें, उससे बेहतर क्या है कि आप सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करें। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है कम्स टुगेदर इन सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं ना कि एक और एक दो नहीं होता 11 हो जाता है, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सिनर्जी। ठीक है। कि जब एक अकेला व्यक्ति काम करता है और दो अकेले व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस कम रहती है, बट व्हेन दे गेट टुगेदर तो दोनों जो है अपनी क्षमता से ज़्यादा ही काम कर लेते हैं, तो ओवरऑल वर्क में एडवांटेज मिलता है। तो ये सिनर्जी की बात कहता है इन परस्यूट ऑफ अ कॉन्शियस मिशन। अब क्यों करना चाहिए सारे डिपार्टमेंट्स को मिलके? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं एक मिशन है। चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसके लिए काम कर रहा है, या सेल्स डिपार्टमेंट कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट कर रहा है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रहा है, या आर&डी डिपार्टमेंट कर रहा है, एक मिशन है जिसके तहत सबको अपने अपने ऑब्जेक्टिव मिले हुए हैं, और अल्टीमेट गोल तो यही है कि उसको कंप्लीट करना। ठीक। और क्या चाहते हैं, ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस एवरीबडी वांट्स। चाहे कोई कंपनी प्रोडक्ट में डील कर रही है या सर्विस में कर रही है, एवरीबडी वांट्स दैट। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है मार्केटिंग में आज के तौर पे। एंड पॉजिटिव ब्रांड इमेज, दैट इज अगेन कि आपके ब्रांड की जो इमेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। एवरी कंपनी वांट्स दैट। तो इसके लिए आप सारे डिपार्टमेंट जब मिलके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक सिनर्जी डेवलप होगी, कोई एडिशनल एफिशिएंसी डेवलप होगी जो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं आगे तक ले जाएगी। तो होलिस्टिक मार्केटिंग में आता क्या है, ये फोकस करता है उन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे जो किस लिए डिज़ाइन की गई हैं, आपके ब्रांड को मार्केट करने के लिए, ताकि एवरी पर्सन तक वो पहुंचे जो उससे संबंधित है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बात आ रही है एवरी पर्सन रिलेटेड टू इट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एक टूथपेस्ट बेच रहे हैं और हमारे यहाँ पे पूरा हम ग्रुप ऑफ कंपनी है और देखें तो 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो क्या हमारे एम्प्लॉयज़ भी तो टूथपेस्ट यूज़ करते होंगे? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई वो भी, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो भी वही यूज़ करेंगे ना, वो दूसरा ब्रांड क्यों ट्राई करेंगे? अगर उसके अंदर हम सारी क्वालिटीज़ डाल देंगे जो उनको चाहिए या जो एक्सपेक्ट की जा सकती है एक बेटर टूथपेस्ट से, तो डेफिनेटली मोर मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल गो डेफिनेटली टुवर्ड्स दैट। तो कहने का मतलब ये है कि जो एवरी पर्सन से मतलब है, एम्प्लॉयज़ हों चाहे वो आपके, चाहे वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हों जो पहले से आपके कस्टमर हैं, पोटेंशियल कस्टमर जिनको आप कस्टमर बनाना चाहते हैं, एंड कम्युनिकेटिंग इट इन अ यूनिफाइड मैनर वाइल कीपिंग इन माइंड द सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना। तो आप इसको एक यूनिफाइड मैनर में कम्युनिकेट करेंगे, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भाई वही प्रोडक्ट
होता ना कई बार लोग जो कंपनी के ओनर कह लीजिए, मैनेजर्स कह लीजिए, वो इस वजह से लोगों के साथ डील कर लेते हैं, बोले मैं भी यूज़ करता हूँ, दैट इज़ वेरी यूज़फुल। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कई बार कन्विंस कर लेते हैं अपने कस्टमर को ये कह के भाई मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं इसका प्रोडक्ट मैं भी इसके कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ, अपनी कंपनी का यूज़ करता हूँ, वाकई में फ़ायदेमंद है। तो ये वाली बात आती है, एक यूनिफाइड मैनर में काम करें, ना कि अलग थलग होकर काम करें। ओके, तो दैट इज़ नोन एज हॉलिस्टिक मार्केटिंग। यानी कि पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम ऐसी प्लान करेंगे कि सबको शामिल कर लेंगे और सबके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हुए, उनको सेटिस्फाई करते हुए कंपनी का जो मिशन है उसको अचीव करना है। ओके, तो इसके 5 कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। कई जगह पे इस पे 4 कंपोनेंट बता रखे हैं, लेकिन ओवरऑल 5 कंपोनेंट है। होता क्या है, कई जगह आप इसको सर्च करेंगे तो कहीं पे ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग गायब हो जाता है और कहीं पे सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग गायब हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से लोग 4 बताते हैं, अदरवाइज देर आर 5 कंपोनेंट्स। और क्वेश्चन तो 4 पे आएगा, क्योंकि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, तो हो सकता है 4 ही ऑप्शन आपको दे जब क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनाए कि कैसे कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं। अदरवाइज यू रिमेंबर, ये पांचों इसके कंपोनेंट हैं। पहला हुआ इंटरनल मार्केटिंग, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरनल यानी वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड द कंपनी। तो इनसाइड द कंपनी कौन होंगे, एम्प्लॉयज होंगे। ओके, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ ओनली ऑफ marketing department. They can be the employee of any department but the employee of the company. तो उससे संबंधित बात है, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे स्पेशलाइज्ड पर्सन्स हैं और स्पेशलाइज्ड या नॉलेजेबल या एक्सपीरियंस्ड या हाईली स्किल्ड लोगों के अंदर एक खासियत होती है कि वो अपनी धुन में चलना पसंद करते हैं। ओके, अब ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, आपको क्या सेट करना है कि आपके सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉयज एक ही रास्ते पे चलें। ये नहीं कि कोई मंजिल पे तो पहुंचना है लेकिन कोई दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर रहा है, दैट शुड नॉट हैपन। ओके, इंटीग्रेटेड मतलब सब चीज़ों को जोड़ना है, सारे डिपार्टमेंट को, सब लोगों को। ओके, क्योंकि देखिए जब हम होलिस्टिक मार्केटिंग की डेफिनेशन गढ़ते हैं तो उसमें सब आते हैं, इंटरनल मार्केटिंग की डेफिनेशन भी शामिल होती है, इंटीग्रेटेड की भी होती है, इसीलिए रिपीटेशन भी लगेगा आपको। रिलेशनशिप मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनकी रिपीट सेल्स होती रहे, तो उनके साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं। ओके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या फिर जो चाहते हैं कि प्रोडक्ट में अपडेट हो वो उनको अपडेट करेंगे, इस पे खर्चा भी किया जाता है, उनको गिफ्ट्स वगैरह भी दे सकते हैं उनके बर्थडे एनिवर्सरीज पे वगैरह वगैरह। तो वो सब कुछ रिलेशनशिप मार्केटिंग में आता है, अभी उसको भी पढ़ेंगे हम डिटेल में। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। जैसे कि होता ही है नॉर्मली कि किसी भी व्यक्ति की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने का तरीका ये है कि वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो यही बात यहाँ पर हो रही है कि आप जो भी ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं वो इस तरीके से रखिए कि लॉन्ग रन में कुछ ना कुछ अचीव हो। ठीक है, परफॉर्मेंस के बेस पे आप चीज़ों को रखें, ये नहीं कि कैसे भी कोई भी ऑब्जेक्टिव रख लिया। कुछ आपने प्रीवियस पीरियड में अचीव किया हो, फिर बीच में कुछ अचीव किया हो, तो लगे कि हाँ आप कुछ अचीव कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। ओके, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली भी ये इंपॉर्टेंट है। कई बार इनकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए किस तरह की मार्केटिंग है ये। नेक्स्ट आता है आपका सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग का मतलब ये है कि व्हेन यू मार्केट योर प्रोडक्ट और सर्विस, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। आप सोसाइटी के बेहतर के लिए काम करें, कुछ भी ऐसा मैसेज ना जाए आपकी मार्केटिंग के दौरान जो किसी सोसाइटी या कम्युनिटी को हार्म करता हो या एनवायरमेंट को हार्म करता हो, दैट शुड नॉट हैपन। आप एक सोशल मैसेज को प्रमोट करें और उसके साथ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करें, तो दैट इज नोन एज योर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सोशली। इसीलिए टर्म निकल के आता है सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। सो देर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग: internal marketing, integrated marketing, relationship marketing, performance marketing, and socially responsible marketing. Now we need to understand all of these components individually. So very first has been kept here internal marketing. अब नाम से क्लियर है, मैंने ओवरव्यू आपको दे ही दिया है, वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, देखिए। इंटरनल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट केयरिंग फॉर द बिजनेस एम्प्लॉयज, फ्रीलांसर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पार्टनर्स।
यानी कि बिजनेस के इंटरनल पॉइंट से जो लोग जुड़े हुए हैं, पार्टनर जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है उनको भी हम शामिल करेंगे, जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं वो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। यानी कस्टमर छोड़ के जो इस साइड के लोग हैं, फ्रीलांसर्स वो लोग होते हैं जो एक्टिवली हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे, लेकिन काम हम उनको दे देते हैं, वो घर से करके ले आते हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, ओके। तो वो फ्रीलांसर्स हो गए। जैसे कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने लोगोस, टैगलाइन या कवर पेज, तमाम चीज़ें फ्रीलांसर्स लोगों से करवाती है, ओके। तो वो भी लोग इसमें शामिल हो गए। तो उन सब के बारे में है इंटरनल मार्केटिंग। तो अब करना क्या है? इट इंश्योर्स दैट एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क एज वेल एज द फिलोसफी एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज होल। हर चीज से वो सेटिस्फाई होने चाहिए, नॉट ओनली विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस यू आर ऑफरिंग, बट ऑल्सो द बिहेवियर सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग दैम, ओके। वो भी इसमें शामिल है। ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली हमें किस पे वर्क करना है? सेटिस्फैक्शन, whether it is the customer satisfaction or the satisfaction of the employees and all of these people, okay। तो अगर हमारे जो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे, लीड्स टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन ओवर टाइम। और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं कि मैं वहां से खुश नहीं हूं, तो मेरे जो करीब के दोस्त होंगे, मैं उसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज एंजॉय करो। But if I am happily working there, then definitely by heart I will recommend the product and services of the company in which I am working. It happens. मानते हैं ईश्वर, सही बात है ये? सर बिल्कुल सही बात है। ओके, तो वही बात यहाँ हो रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करें। मेकिंग इंटरनल मार्केटिंग अ की एस्पेक्ट ऑफ द होलिस्टिक अप्रोच, ओके। तो ये बात है कि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन किसका देखा जाएगा? एम्प्लॉयज का, फ्रीलांसर्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का एंड पार्टनर्स का। ठीक, यहाँ पे एक मैंने इमेज लगाई हुई, इससे आपको और आइडिया मिल जाएगा कि इंटरनल मार्केटिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ ली जाती हैं, ओके। देखिए, एक एम्प्लॉय क्या चाहता है? मुझे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिले जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें, ठीक है, जहाँ मेरा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा हो, ठीक। तो ये वही सारी चीज़ें, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, नहीं कि कोई नई चीज़ ला के थोप दी, जानकारी कोई दी नहीं, ओके। हमारी जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उन पे फोकस होना चाहिए, फाइन। चाहे वो बेसिक एमिनिटीज़ की ही बात क्यों ना हो, ओके। रिवार्डिंग परफॉर्मेंस ये भी चाहता है कि एम्प्लॉय, एम्पावरमेंट चाहता है कि भाई डिसीजन मेकिंग में मुझे भी इन्वॉल्व किया जाए, अगर मेरे सजेशन सुने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उस पर कहा जाए और शामिल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर उसको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, देन डेफिनेटली ही फील्स more satisfied, and when he is more satisfied he will develop more customer for the company, okay। चलिए, तो इट इज अबाउट द इंटरनल मार्केटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड। इसमें टी गायब हो गया शायद। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? यहाँ पे बात आ जाती है वही, यूनिफाइड मैसेज जाना चाहिए। ऐसा नहीं जाना चाहिए मैसेज कि भाई कंपनी में लोग अलग थलग तरीके से काम करते हैं और कस्टमर के दिमाग में जो है एक अलग मैसेज जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए गए, अब दुकान में दो तीन लोग हैं, एक कुछ अलग बात कर रहा है, दूसरा कुछ और अलग बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एज अ कस्टमर एक डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने दुकान का, ओके। अब बिजनेस का तो खैर स्केल है, आप चले जाइए बड़े रिटेल ऑफिस में, चले जाइए गारमेंट्स खरीदने के लिए आप जाते हैं, ओके। वहाँ पे भी अगर आपको ये चीज़ मिलती है कि अलग थलग चल रहा है, कि भाई जो मैनेजर कैशियर बैठा हुआ है वहाँ पे वो कुछ और बात कह रहा है, जो सेल्समैन था वो कुछ और बात कह रहा है, ठीक है। तो फिर आपके माइंड में एक डिस्ट्रस्ट पैदा होगा। तो बात कहीं ना कहीं वही आ रही है कि सब एक ही रास्ते पे चले, एक ही बात को कहें। तो ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है? दैट ऑल मार्केटिंग पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ पर्पस एंड अ मिशन दैट इज सीन, ठीक है। उनके आपस में भले ही ग्रजेस हों, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हों, बिकॉज ह्यूमन बींग के साथ ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। बट वो सारी चीज़ें भुलाते हुए उन्हें क्या करना है? दे हैव टू वर्क ऑन द मिशन ऑफ द कंपनी। So all media activities including advertising, public relations and online communication work in synchronized with one another to ensure the company's message and perception of the company is clear and positive। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति ये सारी एक्टिविटी नहीं करेगा। डेफिनेटली हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज़ करेंगे। कुछ टीम हमारी एडवर्टीजमेंट का काम देख रही है, कुछ पब्लिक रिलेशन का काम देख रही है, कुछ टीम मेंबर्स हमारे ऑनलाइन कम्युनिकेशन का काम देख रहे हैं। तो
उन सब से एक मैसेज जाना चाहिए और परसेप्शन ये बनना चाहिए, ठीक है, कंपनी का जो मैसेज जो कंपनी देना चाहती है एकदम क्लियर है और पॉजिटिव है, उसमें कोई लॉन्ग लपेट या कुछ भी हिडन नहीं है। फाइन, तो ये बात होती है और यही रीज़न है, आपने देखा होगा आजकल, जैसे कि मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए गया था, तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी, भाई ठीक है वो होगी कोई मैनेजर वर्कशॉप के डिपार्टमेंट की, उसके साथ साथ अब मैं केवल उससे ही डीलिंग नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने नोटिस बोर्ड पे उसके जो भी वहाँ पे सीनियर्स थे जिससे उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते, उनके भी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडीज वगैरह सब वहाँ पे जो उन्होंने बोर्ड पे लगा रखे थे कि इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन या कोई भी दिक्कत है आप बात कीजिए, और ऐसा हुआ भी, ठीक है, जहाँ पे गड़बड़ हुई भाई हमने बात की, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक कस्टमर के माइंड में अच्छा मैसेज देगी, ठीक है, लेकिन जहाँ पे बात गड़बड़ होगी तो भले ही एक छोटा व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है या छोटे डिपार्टमेंट से गड़बड़ हो रही है, लेकिन इमेज तो पूरी कंपनी की कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो दैट शुड नॉट हैपन। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब यही है कि सारे लोग भाई जुड़ जुड़ा के चले, इस इमेज से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो पा रहा होगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, प्रमोशन है, वेब सोशल मीडिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये जितने भी हम तरीके ईजाद कर रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, उन सब से एक ही मैसेज आना चाहिए। ओके रोहित, क्लियर है आपको, सुन पा रहे हैं हाँ मुझे? क्लियर है, ओके क्लियर। ओके। हाँ हाँ क्लियर। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब परफॉर्मेंस जैसे कि बात हुई थी, आप परफॉर्म करके क्या दे रहे हैं, तो ये किस पे फोकस करती है, ऑन द रिटर्न ऑफ द मार्केटिंग एफर्ट्स। जो भी आप मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, उससे आपको रिटर्न क्या मिल रहा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको मतलब बिजनेस को क्या रिटर्न मिल रहा है, एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ दैट मार्केटिंग ऑन द कंपनी एज अ होल। एज अ होल आप देखेंगे कि कंपनी के बिजनेस पे क्या फर्क पड़ रहा है, और कंपनी जो मार्केटिंग है ओवरऑल, एक सिंगल एफर्ट से ओवरऑल जो मार्केटिंग हमारा प्लान है उस पर भी क्या असर पड़ रहा है, तो ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि रिटर्न कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि भाई अभी तक हम मान लीजिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, ऑनलाइन नहीं करते थे, अब हम ऑनलाइन भी करना चाह रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि ऑनलाइन का कहीं नेगेटिव असर हमारे बाकी जो ओवरऑल मार्केटिंग प्लान हमने सब बना रखा है उस पर तो नहीं हो रहा है। ओके, ये भी देखना पड़ेगा असर कैसा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है बहुत अच्छी बात है, दैट शुड हैपन। ओके, या फिर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं ऑनलाइन उससे कुछ रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं उसको करने का। ओके, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ये चीज़ इवेल्युएट की जाएगी। अब इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे कि हाउ टू सेल अ प्रोडक्ट, ब्रांड एंड कस्टमर इक्विटी, एंड द एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड प्रोडक्ट अपहोल्ड्स। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आ गई, ठीक है ना, क्योंकि आपको हर एक्टिविटी में आपको यही देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या कह रही है, तो करिए वरना नहीं करिए। इसका प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, प्रोसेस की इमेज मैंने केवल आपको समझाने के लिए लगाई हुई है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, फिर चैनल डिटरमाइन करेंगे, चैनल जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, ऑनलाइन कर रहे हैं प्रमोशन या ऑफलाइन कर रहे हैं। ओके, ऑनलाइन में भी बहुत सारे मोड हो जाएंगे आपके, वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कर रहे हैं, ओके, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं। ओके, क्रिएट अ कैंपेन विद मैसेजिंग, मैसेजिंग के साथ एक कैंपेन आप शुरू कीजिए। एग्जीक्यूट योर कैंपेन, कैंपेन को एग्जीक्यूट किया, प्लान आपने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर गैदर कीजिए, एनालाइज कीजिए डेटा को, डेटा इकट्ठा कीजिए, फिर क्या कीजिए उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, कुछ उसमें सुधार कीजिए और फिर उसको रिपीट कीजिए। इस तरीके से आप इसको चलाते रहिए। ओके, तो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते रहिए, रिटर्न मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है सुधार करिए फिर कुछ मिलेगा। तो हर एक्टिविटी को आप इस तरीके से देखें। नेक्स्ट है आपका सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग में क्या बातें होती हैं, मैंने अभी आपको समझाया था कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी आपको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक, इसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉर्पोरेट एथिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, सोसाइटी की ज़रूरत पड़ेगी हमको, ठीक है, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू गवर्न ऑल मार्केटिंग चॉइस एंड एक्शंस। यानी कि हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर ये डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी कि भले ही हमारा 4 पैसे का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हम सोशली गलत मैसेज दे रहे हैं या एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, तो दैट थिंग शुड नॉट हैपन। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ या सोशल इश्यूज़ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े।
देखिए यहाँ लिखा भी है, इवन इफ दीज एक्शंस आर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल द ऑर्गेनाइजेशन शुड अवॉइड सोशली डिट्रीमेंटल मार्केटिंग एफर्ट्स। ठीक है ना, आपको ये काम नहीं करना चाहिए कि आप जो है एक सोशल गैप सोसाइटी में पैदा कर रहे हैं या कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं। दैट शुड नॉट हैपन। आप पॉजिटिव फैलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, विमेंस डे पे ऐड आ गया, एडवर्टीजमेंट घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का, उसमें कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को पहले दिखाया और उसके बाद जो है एक मैसेज उन्होंने प्लेस कर दिया, या सर्फ एक्सेल ने कर दिया दाग अच्छे हैं करके, इस तरीके के मैसेजेस आते हैं। ओके, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज हम ना कर दें। ठीक है, ये करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वी शुड डू आवर मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबली। तो सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग केवल यही कहता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप क्या क्या देखें, इम्पैक्ट, चैरिटी, गोल्स, ग्रोथ, पार्टनरशिप, एथिक्स, इकोलॉजी, ये सब आप कंसीडर करें एंड देन यू परफॉर्म योर मार्केटिंग। ओके, कंपनीज को बहुत सोच समझ के बहुत कुछ करना पड़ता है। आपने देखा होगा एक बार ऐसे एडवर्टीजमेंट बन जाते हैं जो जिस कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। ठीक है, अभी पिछले कुछ दिनों पहले तनिष्क के ऐड ने एक कंट्रोवर्सी खड़ी की, सर्फ एक्सेल का एक ऐड आया, उससे कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। होली पे ऐड आया था ना, हिंदू मुस्लिम पे रंग बिखेरने वाला, तो वहाँ से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। जो है दिवाली पे शायद शाहरुख खान ने एडवर्टीजमेंट किया था, कि वहाँ पे वो कंट्रोवर्सी इकट्ठी हो गई। तो ये चीज़ें जो है बहुत सोच समझ के कंपनी को करनी होती है, कि कुछ कोशिशें करती है कंपनी कि भाई ना हो ऐसा, लेकिन कई बार हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर वो उसके लिए फिर एक्टिवली रिस्पॉन्स भी करते हैं। अभी हुंडई का भी एक इशू हुआ था, शायद उसने हुंडई पाकिस्तान का इशू था, उसने इंडिया के बारे में कुछ कह दिया था ऐसा, तो हुंडई को यहाँ पे सामना करना पड़ा, बहुत कुछ कंट्रोवर्सी यहाँ क्रिएट हो गई। जानकारी है आशीष आपको, ये कंट्रोवर्सी हुई थी अभी हुंडई से रिलेटेड? हाँ, पता है सर। हाँ, तो वही चीज़ है कि अब सबको सोशली रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए। ओके, क्योंकि आप देखिए कहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था हुंडई पाकिस्तान, वहाँ से किसी हेड ने जो है एक ट्वीट कर दिया और उसका असर पूरी कंपनी की इमेज पे पड़ रहा है। ठीक है, जो इतने सालों से उन्होंने अपनी इमेज बनाई, फिर भले ही वो कितने भी ट्वीट करते गए, मैसेज करते गए, जब तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी लोगों ने छोड़ा नहीं। तो बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल है, अपना नुकसान करने वाली बात है। तो फ़ायदा करिए, नुकसान क्यों करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये भी एक कंपोनेंट है हमारे होलिस्टिक मार्केटिंग का। तो रिलेशनशिप नाम से ही क्लियर हो जाता है, यहाँ पे कस्टमर के साथ आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं ताकि ब्रांड लॉयल्टी भी उनकी बनी रहे। तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए ताकि आप जो है डीपर मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ रख पाएँ, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन मिले उनको और ब्रांड के साथ लॉयल रहें वो। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है वो शॉर्ट टर्म विंस और सेल्स ट्रांजैक्शन पे नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई रिटेलर या कोई पर्सन आपको एक बार जो है आपसे पैसे ज़्यादा ले लेता है, आपको काट लेता है। ओके, बार बार तो नहीं हो सकता ये, तो शॉर्ट टर्म विंस पे ये फोकस नहीं करती। रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब ये है कि भले नुकसान हो जाए लेकिन रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। अब नुकसान तो भाई बिजनेस है, तो इंसान एक हद तक ही नुकसान बर्दाश्त करता है, उससे ज़्यादा नहीं। कई बार आपने भी देखा होगा, हम बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपके रिटेलर्स होंगे जिनसे आप अक्सर सामान खरीदते हैं, तो कई बार वो तमाम ऊपर के पैसे छोड़ देगा, या आप उसको सामान खुला हुआ दे दोगे तो वो वापस कर लेगा, आपको कुछ एडिशनली सर्विस देने की कोशिश करता है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। वो आपके साथ रिश्ते बना के रख रहा है ताकि लॉन्ग पीरियड में आप उसी को कंसीडर करें एंड द सेल शुड बी रिपीटेड। द सेम कंसेप्ट द कंपनीज वर्क ऑन। ओके, सो इट इज फोकस्ड ऑन डिलाइटिंग कस्टमर्स फॉर द लॉन्ग पीरियड, उनको खुश रखने वाली बात है, क्योंकि कस्टमर इज द किंग। Relationship marketing revolves around the fact that the existing customers will make repeat purchases, वही बात आ गई, thus contribute to the continuity of the company। ठीक भाई, जो पुराने कस्टमर है वो रिपीट आते रहेंगे तो भाई कंपनी चलती रहेगी ना, उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप अगर देखें तो पुराने कस्टमर को मेंटेन करने की कॉस्ट जो है कम आती है इन कंपैरिजन टू अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर। भाई अगर आपके पुराने भी छोड़ के चले गए, इफ दे स्टार्ट स्विचिंग देयर ब्रांड्स, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। देन यू शुड मेक सम एफर्ट्स, देन दे शुड नॉट गो टू अदर ब्रांड्स।
उसके लिए आपको अपने ब्रांड्स में भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे और उनको भी कुछ ना कुछ आपको फैसिलिटीज, गिफ्ट्स, ऑफर्स, ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी एंड द बिहेवियर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो रिलेशनशिप मार्केटिंग वॉज फर्स्ट मेंशन्ड इन 1980s। ये दो लोग हैं, लेनॉर्ड एल बेरी एंड बरबरा बंड जैक्सन। आप केवल बेरी एंड जैक्सन याद रख सकते हैं। ओके, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग का क्रेडिट इनको दिया जाता है। इस तरीके से देखिए काम करती है रिलेशनशिप मार्केटिंग। पहले आपका कस्टमर केवल अवेयर हुआ था, ठीक है, उसके बाद एक्टिवेट हुआ, परचेज उसने किया, आप रिपीट परचेज करवा रहे हैं, लॉयल्टी करवा रहे हैं। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप मार्केटिंग के सारे एफर्ट्स को मीट कर रहे हैं। ओके, वरना ये नहीं होगा, ठीक, परचेज तक ही रुक जाएगा। रिपीट परचेज और लॉयल्टी लेके आनी है तो फिर आप रिलेशनशिप मार्केटिंग को फॉलो करें। इसके लिए तमाम स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जा सकती हैं, जैसे कि अपने कस्टमर को जानिए, है ना, उनके साथ रिश्ते थोड़े से डेवलप करिए। रिश्ते डेवलप करने का मतलब नहीं शादी ब्याह में जाना, लेकिन ये है कि जानकारी डेवलप कीजिए, ठीक है, हालचाल, दुआ सलाम, ये सब तो होना चाहिए अगर हम शॉपकीपर के तौर पे लें तो। और जब हम बड़ी कंपनीज के तौर पे लेंगे तो दे ऑल्सो डेवलप रिलेशनशिप। ओके, वो किन के साथ करेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करेंगे, होलसेलर के साथ करेंगे। कस्टमर सर्विस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ईमेल मार्केटिंग, ये भी आप सहारा ले सकते हैं, उनको ईमेल करके जानकारी दीजिए नए प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में। कस्टमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये काम कीजिए आप, उनके फीडबैक लीजिए। ओके, एसएमएस के थ्रू जानकारी दीजिए, ऑनलाइन मार्केटिंग कीजिए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, लॉयल्टी एंड रेफरल प्रोग्राम चला सकते हैं आप। ओके, क्या आप बाकी लोगों को रेफर करेंगे तो आपको क्या एडवांटेज होगा। ईआरपी एंड सीआरएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी इनको समझेंगे हम। ओके, सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स बना सकते हैं जिससे कि आपको उनका फीडबैक मिल जाए। ये सीआरएम एंड ईआरपी क्या होते हैं? सीआरएम जो है एक्रोनिम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये उसी से रिलेटेड है। ओके, और ईआरपी जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो सीआरएम भी उसके लिए तमाम सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं। तो ये पावरफुल टूल है आपके बिजनेस और एंटरप्राइज के लिए यूज़ करने के लिए। तो सीआरएम क्या हैंडल करता है? सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन। क्योंकि देखिए आपको पुराने कस्टमर को मेंटेन करके रखना है तो उनका डेटा तो रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं अब आपसे बात कह रहा था कि उनके बर्थडेज पे, एनिवर्सरीज पे गिफ्ट देना, या फिर कोई कार्ड पहुंचा देना, या फिर उनको ऑफर देना, या विश ही कर देना, तो डेटा तो रखना पड़ेगा। So it handles activities such as recording customer interactions, sales tracking, pipeline management, okay, prospecting and creating या evaluating marketing campaigns. अगर ERP की बात करें तो ये क्या हैंडल करता है? बैक एंड प्रोसेसेस एंड इंटरनल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड, ये बिजनेस के अंदर की बात है, कस्टमर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट टेक्स केयर ऑफ टास्क लाइक ऑर्डर प्लेसमेंट, ट्रैकिंग, बिलिंग, शिपिंग, अकाउंटिंग, यानी अपनी सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर कई कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बिजनेस के अंदर। तो केवल जानकारी रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान। ओके, सो यहाँ पे हमारी खत्म होती है हॉलिस्टिक मार्केटिंग, ठीक। अब एक टर्म आ जाता है रिलेशनशिप मार्केटिंग से रिलेटेड, वो है ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसका जस्ट अपोजिट कह सकते हैं। ओके, रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम क्या देख रहे थे कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, केवल शॉर्ट टर्म गेन पे फोकस नहीं करना चाहिए। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग क्या कहता है कि भाई आप जो अभी एक प्रोडक्ट बेच रहे हो उस पर फोकस करो, बाद का बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसका केवल ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू क्लोज द डील आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट ऑफ सेल। बात की रिलेशनशिप से मतलब इसमें नहीं है। तो ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है एंड इज कॉमनली यूज बाय कंपनीज डीलिंग इन जेनेरिक प्रोडक्ट लाइंस और सर्विसेज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है भैया? जेनेरिक जो प्रोडक्ट लाइंस एंड सर्विसेज है उनमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रांड की प्रॉब्लम नहीं होती जेनरिक प्रोडक्ट्स वगैरह में, ऑलरेडी वही कुछ लिमिटेड प्लेयर्स बना रहे हैं, तो उनको सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, दे हैव टू जस्ट सेल इट। तो इट प्राइमरली फोकसेज ऑन सिंगल ट्रांजेक्शन एंड टारगेट कस्टमर फॉर शॉर्ट टर्म एसोसिएशन। तो ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी बता दिए हैं। ये सिंगल सेल के लिए है, ये चाहता है कि भाई आप कस्टमर को रिटेन करके रखें, ठीक। ये सिंगल ट्रांजेक्शन पे एम्फेसिस करेगा, ये लाइफ टाइम के लिए करेगा। ये करेगा भाई कि जो कस्टमर के कॉन्टैक्ट हैं उनको डिसकंटिन्यू करके रखें, ये कंटिन्यूस करके रखेगा।
ये कस्टमर वैल्यू पे फोकस करेगा, ये प्रोडक्ट फीचर पे फोकस करेगा, ये शॉर्ट टाइम स्केल है, ये लॉन्ग टाइम है, यहाँ पे हाई एम्फेसिस ऑन कस्टमर सर्विस होगा, और यहाँ देखें ट्रांजैक्शन में लिटिल एम्फेसिस ऑन कस्टमर सर्विस, बहुत कम आपको सेवाएं दी जाएंगी। लिमिटेड कमिटमेंट टू मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, और यहाँ पे हाई कमिटमेंट टू मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, क्वालिटी परसीव्ड एज अ कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ या क्वालिटी एज द कंसर्न ऑफ ऑल स्टाफ। ठीक, तो ये चीज़ है। जैसे कि आप जाते हैं मेले, एग्जीबिशन, इन सब जगह में जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग का कंसेप्ट चलता है, ना कि रिलेशनशिप का। ठीक है, बाद में आपसे मुलाकात होनी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें चलती हैं और जेनरिक प्रोडक्ट लाइन्स में चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और टर्म आ गया। देखिए 3 टर्म आपके पास अब सोशल से संबंधित हो गए। एक था आपका सोसाइटल मार्केटिंग, ये कंसेप्ट था, जो 5 कंसेप्ट हमने पढ़े थे शुरुआत में, उसमें एक सोसाइटल मार्केटिंग था। दूसरा अभी सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग हमने समझा, और तीसरा अभी आपके पास सोशल मार्केटिंग आ गया। और अगर जोड़ना चाहें तो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी आपको नाम सुन के क्लियर हो जाएगा, तो इसमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना मार्केटिंग करने के लिए, तो वो तो अलग चीज़ हो गई। हाँ, ये तीनों कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए इनके बीच में लाइन ऑफ डिफरेंस जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो सोशली रिस्पॉन्सिबल अभी हमने क्या समझा कि यहाँ पे आप किसको ज़्यादा फोकस करेंगे, आप एक सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल बनिए। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के नॉर्म्स हार्म नहीं होने चाहिए। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन और प्लस जो है सोसाइटी का वेलफेयर। ठीक है, वो वाली बात हुई। ठीक, यानी कि यहाँ पे देखिए सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो ये सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट के ही हिस्से आपको नज़र आएंगे। दूर तरीके से देखेंगे तो सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग उसी के हिस्से हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक कंसेप्ट है। मार्केटिंग पूरी आज की इसी पे चल रही है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग के कंसेप्ट जो है बहुत लंबे लंबे टाइम पीरियड बाद इवेल्युएट हुए, तो रीसेंट कंसेप्ट तो यही चल रहा है। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। सोशली रिस्पॉन्सिबल मैंने आपको बता दिया, एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होकर आपको मार्केटिंग करनी है। सोशल मार्केटिंग क्या है, ये आप इसमें मार्केटिंग कैसे डिजाइन करेंगे ताकि सोशल चेंज नॉट टू डायरेक्टली बेनिफिट अ ब्रांड, यानी यहाँ पे आप जो अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं वो सोशल चेंज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, using traditional marketing techniques, it raises awareness of a given problem or cause and aims to convince an audience to change their behavior। ठीक है, लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट देते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं। ओके, डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करते। ओके, सो इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट, सोशल मार्केटिंग सेल्स अ बिहेवियर और लाइफस्टाइल दैट बेनिफिट सोसाइटी इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिजायर्ड चेंज। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे। 1971 में फिलिप कोटलर एंड जेराल्ड जेल्टमैन ने ये टर्म कॉइन किया था, सोशल मार्केटिंग। ओके, और इसमें 4 पी और जोड़ दिए थे। 4 पीस तो हमारी मार्केटिंग मिक्स में थे ही, यहाँ पे 4 और जोड़ दिए तो टोटल हो गए हमारे 8 पीस ऑफ सोशल मार्केटिंग। ये याद रखने वाली बात है। कौन कौन से नए जुड़ गए ये तो हमको पता ही है, 4 तो। एक नया जुड़ गया इसमें पब्लिक, फिर पार्टनरशिप, फिर पॉलिसी एंड पर्स स्ट्रिंग्स। तो पब्लिक की बात हो रही है, सोशल मार्केटिंग टर्म आप यूज कर रहे हो, इट मीन्स यहाँ पे सोसाइटी इन्वॉल्व है। आपको बिहेवियर चेंज करना है तो किसका करोगे, जाहिर सी बात है लोगों का करोगे ना, तो पब्लिक इन्वॉल्व है, जिस भी आप पब्लिक को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब पब्लिक मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, टारगेटेड कस्टमर आपका हो सकता है, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन सोशल चेंज। अब भाई आपका काम कुछ और प्रोडक्ट बनाना है, सोशल मुद्दों पे किनको ज़्यादा जानकारी होती है, जो एक्टिविस्ट रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट कह लीजिए, एनजीओ चला रहे हैं, जो परसों की क्लास में पढ़े थे, सिटीजन एक्टिव ग्रुप उनको बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन पीस वगैरह, ये सोसाइटीज़ वगैरह हो गई, तो आप इनके साथ मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, तब आप एक सोशल बिहेवियर को चेंज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, जैसे कि जेंडर इनइक्वलिटी, ये एक प्रॉब्लम है।
ठीक है, इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा फेमिनिज्म ये एक प्रॉब्लम है, पेट्रियार्की ये एक प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, इन सबको देखेंगे। डाउरी सिस्टम एक प्रॉब्लम है। तो सोसाइटी के अंदर ढेरों सारी प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगी। अब उन प्रॉब्लम्स के सुधार के लिए भाई एज अ कंपनी आपको इतनी जानकारी तो है नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप इनकी मदद ले सकते हैं, एनजीओज वगैरह की, तो वो पार्टनरशिप आ गया। ओके, फिर आप पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। भाई पॉलिसी का मतलब ही क्या होता है, गाइडेंस के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तय कर दिए जाएं, ठीक है, ताकि जो भी आप डिसीजंस लें तो आपको गाइडेंस मिले, तो आप एक पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद पर्स स्ट्रिंग का मतलब ये है कि आपको अपना वही फाइनेंशियल लिमिटेशन भी देखनी है कि कितना आप इस पे खर्चा कर सकते हैं कितना नहीं। ओके, तो वो उसमें आ गया। तो कुल मिला के सोशल मार्केटिंग में आप ये सारी चीज़ें भी कंसीडर करते हैं, और प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन तो आपका चलता ही चलता है। तो यहाँ पे आप ये फोकस ज़्यादा करते हैं कि लोगों का जो बिहेवियर है सोशली, ठीक है, किसी भी बात को लेकर, दैट हैज़ टू चेंज। फिर बाद में पीछे से आपका प्रोडक्ट लोगों को विजिबल हो रहा है, ठीक है, या आप अपने प्रोडक्ट के साथ भी करना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट का एक्टिव रिलेशनशिप उस एडवर्टीजमेंट के साथ हो, ठीक है ना। लेकिन जो अभी हमने सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग की बात की थी, उसमें आपके प्रोडक्ट का एक्टिव रिलेशनशिप उसके साथ होगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिए थे कि वुमेन एम्पावरमेंट जो एडवर्टीजमेंट वगैरह बनते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आप एक मैसेज को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, आपका नाम केवल क्रेडिट के नाम पे लिखा जाता है, सौजन्य से आपने ऐसा किया या कुछ भी काम किया, ठीक है, तो वहाँ पे बात आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोशल, ये कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी आपने ले ली है सोसाइटी की, ठीक है, उसके सुधार की। ठीक, जैसे कि हम देखें तो टाटा ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है शुरुआत से, और उसकी अपने आप में एक ब्रांड इमेज बनती है इन सब चीज़ों को लेके। ओके, अगर हम देखें कंपनी सभी करती हैं, कंपनीज में कंसेप्ट होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो अब बड़ी सभी कंपनियों को ये करना है। तो कहीं ना कहीं उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे उनको एक सोसाइटी के किसी इशू को सॉल्व करनी है, चाहे वो कोई भी इशू, ठीक है, तो वो सोशल मार्केटिंग हो। चलिए आगे बढ़े भाई। ईश्वर, ईश्वर क्लियर हो जी रहा है? सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूरल मार्केटिंग। नाम से क्लियर हो रहा है रूरल। रूरल का मतलब ये है कि जो भी आप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप ये भी कोशिश करें कि जो हमारे रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर आप बढ़ा पाएँ, ठीक, उनको भी बेटर गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाएँ रूरल एरियाज़ में। ओके, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा पाएँ, ठीक है, एंड अचीविंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एज होल। क्योंकि आप ये सब चीज़ें भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी का तो बिजनेस बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो रूरल मार्केटिंग भी जो है एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़रूरी कह सकते हैं आज के दौर में, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, नीड्स तो उनकी भी हैं और शायद पेइंग कैपेसिटी भी उनके पास है, लेकिन उनके पास तक जानकारी नहीं पहुंचेगी, तो फिर आप भी वहां पे अपना बिजनेस लूज कर रहे हैं और वो लोग भी इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो दिस गैप हैज़ टू बी ब्रिज थ्रू रूरल मार्केटिंग। ओके, इसके लिए कंपनीज जो है रूरल लेवल में वहाँ एरियाज में जाके भी अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, और इसके 3 तरीके हो सकते हैं। ओके, एक तो ये कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को अर्बन एरिया से रूरल एरिया में ले जा रहे हैं, जो अर्बन में चल रहा है उसी को रूरल में लेके जा रहे हैं जितना ले जा पा रहे हैं। दूसरा ये है कि रूरल से अर्बन में लेके आ रहे हैं, यानी कि जो रूरल, ये कह सकते हैं हम, ग्रामीण इलाकों में जो प्रोडक्शन या सर्विसेज हो रही हैं उनको अर्बन एरियाज़ के साथ जोड़ रहे हैं, उनके सामान को बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ एडवर्टीजमेंट चल रही है, या आपने ऐसे अलाइंसेस बनाए हैं, ठीक, कि भाई उनका भी फ़ायदा हो रहा है और आपका भी फ़ायदा हो रहा है। ओके, या फिर रूरल टू रूरल, भाई वहीं उसी एरिया में एक जगह से दूसरी जगह के किसी ना किसी कम्युनिकेशन चैनल को आपने जोड़ दिया, ठीक है, मार्केटिंग के थ्रू आपने बीच में अलाइंस कर लिया। ओके, तो 3 तरीके हो सकते हैं। ओवरऑल एम क्या है कि जो रूरल एरिया है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल हु आर लिविंग देयर। ओके, और उन वो भी डिमांड क्रिएट करें आपके गुड्स एंड सर्विसेज की, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो।
तो दैट इज रूरल मार्केटिंग। सॉरी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन मार्केटिंग। तो कई बार क्या होता है कि ग्रीन मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग एक जैसे से लग सकते हैं, लेकिन फर्क है। ग्रीन वर्ड आ गया ना तो एनवायरमेंट की बात आ गई यहाँ पे, ठीक। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। अब देखिए इसमें क्या आया, दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में बी एनवायरमेंटली फ्रेंडली themselves और प्रोड्यूस इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे। यानी कि ये प्रोडक्ट अपने आप में या तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकते हैं, या फिर जैसे ये प्रोड्यूस किए गए हैं तो इन्होंने इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं किया है। इसके और भी नाम हो सकते हैं, एनवायरमेंटल मार्केटिंग या इकोलॉजिकल मार्केटिंग भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी अगर या तो अपनी मार्केटिंग इस तरीके से करे कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आजकल आप देखते होंगे मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, पेड़ भी लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट चल रहा है, आप लोग देखते होंगे। आशीष, देखा आपने इसका ऐड? हाँ सर, तो कूपन देते रहते हैं पेटीएम वाले, उसका डिस्काउंट कूपन। नहीं, वो अलग चीज़ है। इसके अलावा टीवी के एडवर्टीजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो एडवर्टीजमेंट आता है उसमें टैगलाइन ऐसी बोली जाती है कि भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और पेड़ भी लगाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल की जो मार्केटिंग है उसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें फोकस करते हैं, रिसाइकल्ड हों चीज़ें, इको फ्रेंडली हों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाए, ये सब ग्रीन मार्केटिंग में चलता है। तो ग्रीन मतलब समझ जाएगा इन्वायरमेंट के बेनिफिट की बात है, ओके। चलिए, अब ग्रीन मार्केटिंग से ही जुड़ा हुआ एक और टर्म आ जाता है आपका, ग्रीन मार्केटिंग या एनवायरनमेंट से ही जुड़ा हुआ सस्टेनेबल मार्केटिंग। सस्टेनेबल टर्म का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि आप रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन या यूज उस हिसाब से करें कि हम फ्यूचर में भी उसको अगली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ रिस्टोर करके रख पाए, ओके। तो ये होता है सस्टेनेबल वर्ड का मतलब। तो यही बात है कि ऐसे ही कहा जाता है कि आप डेवलपमेंट भी करें तो सस्टेनेबल करें। जैसे कि आज कहा जाता है कि आगे आने वाले 100 साल के बाद पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो भाई हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हमको कुछ ऐसे भी तरीके ईजाद करने चाहिए कि वो चीज़ ख़त्म ना हो, आने वाली जनरेशन के लिए भी सुरक्षित रहे। तो ऐसे ही कंपनी की तरफ से भी अगर मार्केटिंग इन सारे मुद्दों को देखते हुए की जा रही है, देन दिस इज नोन एज सस्टेनेबल मार्केटिंग, ओके। फिलिप कोटलर का स्टेटमेंट है, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल मार्केटिंग होल्ड्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मीट द नीड्स ऑफ इट्स प्रेजेंट कंज्यूमर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर ओन नीड्स, ठीक है ना। आप प्रेजेंट कस्टमर को उसकी नीड्स को फुलफिल करने की फिराक में ये ना इग्नोर कर दें कि फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स भी आपको फुलफिल करनी है, ठीक है ना। अभी सब कुछ मत लगा दीजिए, ठीक है, कुछ बचा के भी चलिए, इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी मत करिए, ओके। तो ये कहने का मतलब है, क्योंकि देखिए ये बात तो सबको पता है कि कंपनी को प्रोडक्शन करना है, फैक्ट्री चलनी है, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का दोहन तो होता है, ठीक है। अब उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, उसके आसपास का एरिया डेवलप करती हैं, वहाँ ग्रीनरी डेवलप करती हैं, कोशिश करती हैं, ओके। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर और ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, या बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया जाएगा, उस सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो यही चीज़ है कि सस्टेनेबल मार्केटिंग करेंगे तो आप कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। अब आप जो है एक्सप्लॉयटेशन ही किए जा रहे हैं रिसोर्सेज का, तो फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, एक प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी सभी के लिए। तो ये कह रहे हैं सस्टेनेबल मार्केटिंग ऑल्सो रेफर टू एज ग्रीन मार्केटिंग। इसको हम ग्रीन मार्केटिंग भी कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? व्हेन अ कंपनी फोकसेस सोशल एंड एनवायरमेंटल इन्वेस्टमेंट एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात वो सोशल की भी इंक्लूड हो गई, केवल एनवायरमेंट की हम बात कर लेते हैं तो ग्रीन मार्केटिंग हो गई। कंपनीज आर ऑफन क्रिटिसाइज फॉर वेस्ट, प्राइस मार्कअप्स, ओके, एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। इसके लिए जो है होते हैं कि भाई वेस्ट बहुत करते हैं, एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तमाम चीज़ें। तो कह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग इज अ वे टू बिल्ड रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स while letting them know that they are important and so are future generation। यानी कि आप खुद सोचिए, कोई कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपके माइंड में ये इमेज क्रिएट कर रही है कि भाई हम इन्वायरमेंट को उतना ही नुकसान कर रहे हैं जितना ज़रूरी है, और फ्यूचर की जनरेशन भी जो है इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाए, हम उसके लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो आपके माइंड में जाहिर सी बात है अच्छी इमेज डेवलप होगी ऐसे प्रोडक्ट की, और जब अच्छी इमेज डेवलप होगी दैन
डेफिनेटली यू वुड लाइक टू परचेज द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देंगे वहाँ पे, तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे इसके 3 पिलर हैं। एक आपका पिलर हुआ एनवायरमेंटल, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हुआ इकोनॉमिक, ये भी पॉइंट है, आप हद से ज़्यादा पैसा भी चार्ज मत कीजिए, यू शुड नॉट ओवर चार्ज फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ओके। और सोशल भी इशू आ गया, 3 मुद्दे यहाँ पर आते हैं। तो जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ज़ीरो वेस्ट इनिशिएटिव, बेंचमार्किंग एंड रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स, लेसनिंग पैकेजिंग मटेरियल, है ना। आपने देखा होगा पॉलीथीन का इस्तेमाल, अब पॉली बैग का इस्तेमाल, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होता जा रहा है धीरे धीरे धीरे, ओके। पहले आपने देखा होगा जी, जो टबैको के जो पैक्स आते थे वो पॉलीथीन के होते थे, अब वो कागज़ में कन्वर्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल मार्केटिंग का ही वो इशू, भले ही गवर्नमेंट की मजबूरी में उन्हें करना पड़ा हो, लेकिन अगर स्वयं से कंपनियां ये कर रही हैं तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल मार्केटिंग, ठीक है। इकोनॉमिक की बात करें तो कंप्लायंस, प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को देखें आप। कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यही है कि भाई आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, और कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी भी तो देखिए, वो चाहता है कम से कम दे आपको, तो इसको आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। सोशल की बात होती है, एम्प्लॉय की बात कीजिए, उनके आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सपोर्ट एंड अप्रूवल की बात कीजिए। रिटेंशन एंड एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज, सप्लाई चेन अवेयरनेस। तो कुल मिला के ये है कि आप सोशली भी लोगों के साथ जुड़े रहें, ठीक है। ये नहीं कि आप बस अपनी धुन में किए जा रहे हैं और अंधाधुन बस पैसे कमाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है भाई, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बिक रहा है, लेकिन आप ये सही नहीं कर रहे, कहने का मतलब ये है। और जब बात सही गलत की होती है तो एक और टर्म आ जाता है, मार्केटिंग एथिक्स। इसको हम एथिकल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या इंश्योर करना, जितनी भी वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन सब में कोर एथिक्स होने चाहिए, ओके। यानी कि प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिनके अंदर इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी हो, चाहे वो इंटरनली बात हो या एक्सटर्नली बात हो, ओके। एथिक्स का मतलब ही क्या होता है, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। आपको अगर एथिक्स की जानकारी है तो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, एंड यू शुड गो फॉर द राइट, कि वो राइट क्या है। तो आपके कुछ ना कुछ कंपनी के कुछ एथिक्स होने चाहिए, और ऑनेस्टी के बेसिस पे होने चाहिए, ये नहीं कि पैसा कमाने के लिए आप किसी भी गलत रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। अब देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन जो बात है एथिकल मार्केटिंग वो यही कहती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं, आप अपने गोल्स को रखेंगे, कंपनी के लॉन्ग टर्म में सोचेंगे, सिंसेरिटी रखेंगे, मार्केट को भी देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखेंगे, आपके जो एथिक्स आपने बनाया उसको फोकस करेंगे, सस्टेनेबिलिटी को भी देखेंगे, भाई ये भी एथिकल से ही जुड़ा हुआ पार्ट है, रिसोर्सेज को भी देखेंगे। तो सब चीज़ों को देखते हुए आप मार्केटिंग करेंगे, देन दिस इज नोन एज एथिकल मार्केटिंग, ओके। चलो अब आते हैं हम, एक और नया टर्म मार्केटिंग में आया, दैट इज सिंक्रो मार्केटिंग। रोहित सुन रहे हैं आप? यस सर। सिंक्रो, आपको पता है कि सीरीज की बात होती है सिंक्रो में। तो यहाँ सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपकी जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सेलर ट्राइज टू कंट्रोल द इरेगुलर डिमांड बाय प्रेजेंटिंग वेरियस अट्रैक्टिव ऑफर्स टू द कस्टमर। जैसे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आपने देखा होगा, स्ट्रैटेजी में हमने एक आपको स्ट्रैटेजी बताई थी, स्मूथिंग या लेवलिंग। ईश्वर याद है आपको? जी सर। है ना, स्मूथिंग और लेवलिंग हमने आपको बताया था, उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात थी कि ऑफ सीजन में आप चीज़ों को डिस्काउंट पे बेचें ताकि आपकी डिमांड या सेल्स है जो ओवरऑल ईयर के अंदर बैलेंस रहे। इसके लिए मार्केटिंग के तौर पे एक टर्म यूज़ किया गया है, सिंक्रो मार्केटिंग। ये वही बात कह रहा है कि आपकी जो इरेगुलर डिमांड है, ठीक है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, सीजनल चीज़ों में ये ज़्यादा होता है, तो आप उसको लेवल करने की कोशिश करें, उसको रेगुलर करने की कोशिश करें। कैसे? बाय गिविंग वेरियस अट्रैक्टिव ऑफर्स टू द कस्टमर। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ एन सिंपली एन अपीलिंग वे ऑफ कैप्चरिंग कस्टमर्स हु आर हैविंग नो मोर नीड ऑफ बाइंग गुड्स और सर्विसेज बिकॉज ऑफ सीजनल फैक्टर्स और इरेगुलर टाइम, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई कि आपको गर्मियों में वुलन क्लॉथ्स मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे, भाई उनकी बिक रहे हैं, ठीक है। या फिर सर्दियों में आप गर्मी वाली चीज़, गर्मी वाले कपड़े खरीद लीजिए, सस्ते मिल जाएंगे आपको।
ओके, तो ये क्या कोशिश है, ये कहीं ना कहीं सिंक्रो मार्केटिंग का पार्ट है कि इरेगुलर डिमांड को रेगुलर करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए जो भी ऑफर्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट वगैरह, वो सब किसका पार्ट है, सिंक्रो मार्केटिंग। तो पता होना चाहिए अगर एग्जाम में पूछा जाए। होगा क्या, इनमें से कोई भी डेफिनेशन उठा ली जाएगी और आपके सामने ये दो चार शब्द रख दिए जाएंगे कि बताइए भाई ये क्या है, सिंक्रो मार्केटिंग है, डी मार्केटिंग है, क्या है, अब बताइए। ओके, डी मार्केटिंग आ जाते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिंक्रो एक बार और बता देंगे? हाँ बिल्कुल। सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप अपनी डिमांड को रेगुलर करने की कोशिश करें। इफ़ योर डिमांड इज इरेगुलर, जैसे कि हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, ठीक है, आपको बताया सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड जो है समर में बढ़ जाती है, ठीक है, और विंटर में गिर जाती है। तो विंटर वाली डिमांड आपके लिए क्या है, इरेगुलर है। तो आप विंटर में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ऑफर्स दे सकते हैं ताकि विंटर में भी ये चीज़ें बिकें। जैसे मैंने वुलन क्लॉथ्स का एग्जांपल दिया, अगर आप समर सीजन में आपको वैसे तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जहाँ भी मिल जाए तो आपको कहीं ना कहीं वो सस्ते में मिल जाएंगे। और सस्ते में क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी सिंक्रो मार्केटिंग कर रही है, उनको अपना स्टॉक निकालना है या अपनी डिमांड बराबर करनी है, जो भी है। ठीक है, क्लियर हुआ आशीष? हाँ सर। ओके, अब आते हैं हम डी मार्केटिंग पे। तो डी मार्केटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे कि आपके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस का इस्तेमाल करें और आपकी सेल्स बढ़े। ओके, यहाँ उल्टा ही काम होता है। ये टर्म दिया था फिलिप कोटलर और सिडनी लिवाइन ने। ठीक है, यहाँ वो एफर्ट्स किए जाते हैं कंपनी के द्वारा कि आपकी प्रोडक्ट का कंजम्पशन क्या हो, रिड्यूस हो। इसे कहते हैं डी मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग का जस्ट अपोजिट हो गया। तो डी मार्केटिंग अब क्यों किया जाता है ऐसा, ये समझने वाली बात है। रेफर्स टू व्हेन अ कंपनी डिस्करेज इट्स कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। ओके, ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपका जो टारगेट ग्रुप है, आप चाहते हैं कि केवल वही हमारा प्रोडक्ट खरीदे या वही हमारी सर्विस एंजॉय करे। तो आप बाकी एरिया में अपने उस प्रोडक्ट या सर्विस की डी मार्केटिंग करने के लिए कुछ ऐसे तरीके ईजाद करते हैं कि लोग जो है खुद ही आपके उस प्रोडक्ट या सर्विस को ना पसंद करें। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जो आपने हाई क्लास एकदम 7 स्टार टाइप होटल्स होते हैं, वहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग नहीं होती ज़्यादातर में। अब क्यों नहीं होती, उनको पता है कि भाई हमारा जो टारगेट कस्टमर है गाड़ी वाला तो होगा, ठीक है, तो वो चाहते नहीं कि ये व्यक्ति हमारे पास आए। तो इसको मतलब ये कह सकते हैं, इसको डिस्करेज करने के लिए पार्किंग ही नहीं रखी, ठीक है, उस क्लास के व्यक्ति को। अब इसके भी 4 Ps लोगों ने ऐसी बना दी है, कोई ऑफिशियली नहीं है, लेकिन लोगों ने बनाने की और एसोसिएट करने की कोशिश की कि जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो डी मार्केटिंग में कंपनीज क्या करती हैं, रिमूव वारंटी या रिमूव एक्सेसरीज। उन्होंने वारंटी हटा दी, एक्सेसरीज घटा दी, तो वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में घटाना चाह रहे हैं। ठीक है, कई बार तो ये इसलिए किया जाता है कि टारगेट ग्रुप आपका दूसरा है, और कई बार इसलिए भी किया जाता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना। हमने पढ़ा था ना प्रोडक्ट डिसीजन में, ठीक है, प्रोडक्ट डिसीजन में पढ़ा था कि प्रोडक्ट को एलिमिनेट किया जाता है धीरे धीरे। तो उसके लिए एक टूल इस्तेमाल किया जाता है डी मार्केटिंग। तो डी मार्केटिंग में करेंगे क्या, आप उस प्रोडक्ट के साथ जो वारंटी देते थे, एक्सेसरीज दे रहे थे, वो हटा दो। तो क्या होगा, लोग जो है खरीदना कम कर देंगे। या फिर प्राइस बढ़ा दो तो खरीदना कम कर देंगे। या फिर जहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल रहता था, सप्लाई कम कर दो, ठीक है, तो अपने आप डिमांड घट जाएगी। या फिर जो आप प्रमोशन कर रहे थे, लोगों को बहुत जानकारी हो रही है उसके बारे में, एडवर्टीजमेंट कम कर दो, तो लोगों को जानकारी कम हो जाएगी, आपकी सेल्स कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल और लिया जा सकता है, टाटा नैनो। टाटा नैनो जब तक बनी, बहुत उसका जोर शोर से प्रचार हुआ, लेकिन जब कंपनी ने डिसाइड कर लिया था कि इस प्रोडक्ट को हमको डिसकंटिन्यू करना है, देन दे अप्लाइड दिस। ठीक है, उन्होंने डी मार्केटिंग का सहारा लिया। ओके, और प्राइस उसकी इंक्रीज कर दी एक तरीके से। आप देखेंगे शुरुआत में कम पैसे वाली थी, फिर उसके अपडेटेड वर्जन निकाले, महंगे वाले निकाले। ओके, और फिर धीरे धीरे क्या किया, एडवर्टीजमेंट कम की और ये सब चीज़ें रेस्ट्रिक्ट अवेलेबिलिटी करके उसको बंद कर दिया। ओके, तो ये डी मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं।
तो डीमार्केटिंग हमें बस ये याद रखना है, डीमार्केटिंग का मतलब क्या है कि कस्टमर को डिस्करेज करना ताकि वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज ना खरीदे या कम खरीदे, उसकी सेल्स को रिड्यूस करने के लिए सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग टर्म आ रहा है, दैट इज ड्रिप मार्केटिंग। ड्रिप ड्रिप का मतलब होता है धीरे 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 धीरे। तो ये कह रहे हैं ड्रिप मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयड बाय मैनी डायरेक्ट मार्केटर्स वेयर अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ मार्केटिंग मटेरियल इज सेंड टू कस्टमर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा आपके ईमेल में स्पैम भरा पड़ा होगा, कई लगातार मैसेजेस, चाहे वो क्लब महिंद्रा के मैसेज हो, ठीक है, या फिर और भी कुछ भी, एन नंबर ऑफ, बहुत सारे, किस किस का नाम ले, तो मैसेज आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। तो ये आते ही रहते हैं, ये ड्रिप मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। दे ऑल आर यूजिंग ड्रिप मार्केटिंग। तो ड्रिप मार्केटिंग में करते क्या है, में एंटेल द यूज ऑफ वेराइटी ऑफ मीडियम्स, कई सारे मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल उसमें से एक है, डायरेक्ट मेल कर दें, सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, टू डिलीवर अ स्टीडी स्ट्रीम ऑफ प्री रिटन मैसेजेस टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स और बायर। ठीक है, वन सच मार्केटिंग कम्युनिकेशन मॉडल वाज डिजाइंड बाय क्रिस फिल कॉल्ड ड्रिप। ड्रिप नाम से एक मॉडल क्रिस फिल ने किया था, उसी से एसोसिएट करके इन्होंने ड्रिप मार्केटिंग बना दिया। ओके, तो मैंने नाम इसलिए रखा है ताकि अगर कभी पूछा जाए भाई किसने किसको क्रेडिट जाता, तो क्रिस फिल के ड्रिप मॉडल से रिलेटेड। हालांकि ड्रिप का मीनिंग तो ये होता है मॉडल, वो किसी और संदर्भ में था, लेकिन उसी से रिलेट किया जाता है इसको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ 29। ये एक अनऑफिशियल रूल है लेकिन बड़ा पॉपुलर है। अब क्यों पॉपुलर है ये, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ कंपनी और आपका कोई पोटेंशियल कस्टमर है, आप चाहते हैं कि भाई ये हमारा कस्टमर बन जाए, तो आप उसे ईमेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया से ट्रैक कर रहे हैं, कब तक, तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 29 टाइम्स उससे कांटेक्ट कीजिए, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है। ये लॉ है, अब पता नहीं क्या इसके पीछे रीजनिंग है, बट अनऑफिशियल लॉ है, लिखा भी है यहाँ पे। द लॉ ऑफ 29 refers to a concept in present day marketing that states that companies must expose consumers to their products and services through advertising and other strategies at least 29 times if they wish to win them over। यानी कि आप कंपनी की पेशेंस की परीक्षा है, ठीक है, 29 टाइम्स कीजिए। ओके, तो लॉ ऑफ 29 हमको याद रखना है, किससे रिलेट होता है, ड्रिप मार्केटिंग से। और ड्रिप मार्केटिंग ये नहीं है कि आपको जो स्पैम में मैसेजेस आ रहे हैं केवल वही ड्रिप मार्केटिंग है। ड्रिप मार्केटिंग में वो सब भी आ जाता है कि आप कई बार जो है, मान लीजिए एक चीज़ अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी सोशल साइट पे सर्च कर लीजिए, दूसरी कंपनीज को उसकी जानकारी मिल जाती है, उसमें कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग भी रोल प्ले करती है, और उसके बाद फिर वो आपको एड्स फ्लैश करना शुरू कर देते हैं जहां भी आप कुछ भी सर्च करेंगे, तो वो भी ड्रिप मार्केटिंग के ही अंदर आता है। ओके, समझ रहे हैं ईश्वर आप? क्लियर। अब इसमें ड्रिप मार्केटिंग में क्या है, क्लाइंट का प्रोफाइल, ट्रैक बिहेवियर, इंस्टॉलेशन, ये सब करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी भी साइट पे आप कुछ एक प्रोडक्ट सर्च कर लीजिए, बाकी साइट वाले भी, जो ब्रांड वाले भी हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं ऐड फ्लैश करना शुरू कर देते हैं। तो आपके क्लाइंट के प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को ट्रैक करते हैं, इंस्टॉलेशंस देखते हैं क्या क्या इंस्टॉल है, उसके हिसाब से मार्केटिंग की जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग इसके साथ चलेगी। अब डिजिटल मार्केटिंग भी समझेंगे, ठीक है। शेड्यूल ईमेल करेंगे आप, शेड्यूल का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम पे ईमेल आएगा आपको, पर्सनलाइज्ड ईमेल होंगे, पर्सनली तौर पे आपको भेजे जा सकते हैं कुछ लोगों के द्वारा, कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं। कई बार आपके पास फ़ोन आते हैं ना लगातार, मैं तो बड़ा परेशान हूँ HDFC वालों से, लगातार आते पर्सनल लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, तो वो ड्रिप मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो ये हुआ अगला हमारा एनलाइटेंड मार्केटिंग। आशीष सुन रहे हैं आप? हाँ सर। ओके, एनलाइटेंड का मतलब क्या है, यहाँ इसके पीछे क्या फिलोसफी है? भाई ये कह रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे बेस्ड है ये, कि मार्केटिंग शुड कंसीडर द बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंसेस ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम। यानी कि जब आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनी सेलेक्ट करते हैं तो ऐसी कीजिए जो लंबे समय तक आपकी स्ट्रैटेजी सरवाइव कर पाए। ये नहीं कि आपने ये करके देखा, ये काम नहीं किया, वो करके देखा, वो काम नहीं किया। आप ये सारी चीज़ें पहले ट्राई कर लीजिए और उसके बाद एक ऐसी स्ट्रैटेजी का चुनाव कीजिए दैट शुड प्रोवाइड यू बेस्ट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। ठीक है, तो एनलाइटेड मार्केटिंग जो है क्या करती है, कंज्यूमर का परसेप्शन लेती है प्रोडक्ट के बारे में कि भाई
कैसा कंसिडरेबल है वो, इवेड एनी डिप्लीटेड अप्रोचेज, सोशल इम्पैक्ट मैटर करता है यहाँ पर, पास ऑन द रियल वैल्यू फॉर द प्राइस एंड प्रूव्स द बिजनेस टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल एज मच एज प्रॉफिटेबिलिटी. Okay, this represents a viewpoint that a company's marketing system should be consumer oriented. यानी कि ये तभी हो पाएगा, आप अपनी सफल मार्केटिंग ये तभी कर पाएंगे जब कंज्यूमर के माइंड में ये जाए कि कंज्यूमर के फायदे की बात भाई कंपनी सोचती है, और कंपनी क्या करती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आपको देने की कोशिश करती है. ओके, एंड फेवरेबल टू सोसाइटी, सोसाइटी के भी फेवर यानी वेलफेयर के लिए काम करती है. ठीक है, प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म वैल्यू, अब आपको एक ऐसा रिलेशनशिप आपके साथ फॉर्म करती है जो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है, और आपको जो सर्विसेज दी जाती है दैट इज देयर फॉर लॉन्ग टाइम, एंड इज बेस्ड ऑन अ सेंस ऑफ कमिटमेंट और मिशन. अब ऐसा नहीं है कि वो अपने फायदे के लिए किसी बात से पीछे हट जाएंगे, जो उनका कमिटमेंट है दे डिलीवर इट, चाहे फिर भले ही उनको लॉस ही क्यों ना हो उसमें. तो ये जो 5 पॉइंट हैं, यही कहीं ना कहीं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एनलाइटेड मार्केटिंग भी कहलाते हैं. तो आप जब अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, देन यू शुड कंसीडर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. इफ यू आर कंसीडरिंग ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, देन योर मार्केटिंग फिलॉसफी या स्ट्रेटेजी विल बी नोन एज एनलाइटेंड मार्केटिंग. ओके, तो एनलाइटेड मार्केटिंग का मीनिंग हमने समझ लिया. अब इसके जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए कि कंज्यूमर ओरिएंटेड यानी कंज्यूमर की नीड्स वांट्स का ध्यान रखते हुए आप प्रोडक्ट बनाइए. इनोवेटिव प्रोडक्ट होने चाहिए, पुराना नहीं, नया अपडेट लेके आइए साथ साथ. वैल्यू मार्केटिंग कहने का मतलब ये है कि लोगों को सेटिस्फाई करिए, सर्विसेज दीजिए इन लॉन्ग रन. सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, जो भी आपके मिशन ऑब्जेक्टिव हैं उन पे टिके रहिए. सोसाइटल मार्केटिंग यानी कि सोशल वैल्यूज को भी ध्यान में रखते हुए आप कीजिए. आप खुद ही सोचिए, जब कोई भी कंपनी इस तरह की मार्केटिंग करेगी तो डेफिनेटली आपके माइंड में उसकी पॉजिटिव ही इमेज आएगी उसके ब्रांड या उसके सर्विस को लेके. ओके, यू फील मोर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी. ओके, खत्म कर दे, थोड़ा सा रह गया है या रोके आप बताइए, तो उसको फिर कल के लिए छोड़े, है हाँ अभी सभी काफ़ी है. ठीक है, कल एक काम सर करेंगे. बहुत है तो इसको कल हाँ, कल एक्चुअली इसको पहले फिनिश करेंगे और फिर कल एक एमसीक्यू भी रखेंगे आपके लिए. ठीक है, 10-12 ठीक क्वेश्चन है का सर. एक एमसीक्यू रखेंगे. ठीक है, ओके ओके फाइन, चलिए, नाइस मीटिंग यू ऑल, बाय बाय.